फसल उत्पादन के अध्याय 6 के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो दूसरे भाग में पिछले भाग में हमने पशुओं की जांच के उद्देश्य, पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर उनका आकलन किस प्रकार से किया जाता है वह, और उत्तम बैल के प्रमुख लक्षण पढ़े थे। इस भाग में हम पढ़ेंगे पशुओं की जांच करने की किन्हीं 5 विधियों के नाम व एक विधि का वर्णन। तो पशुओं की जांच की निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। पशुओं की जांच की निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। इसमें पहला है वंशावली जांच विधि, वंश के आधार पर उसकी जांच करने की विधि। दूसरा आता है समूह जांच विधि। तीसरा संतति जांच विधि, और चौथा गुणांकन जांच विधि, और पांचवा है पारिवारिक जांच विधि। काय के आधार पर जांच की जाती है? वंश के आधार पर, समूह के आधार पर, संतति के आधार पर, गुण के आधार पर, और पांचवा पारिवारिक जांच विधि, पारिवारिक आधार पर। तो हम एक विधि का वर्णन करना है तो यहाँ करेंगे पशुओं की जांच की गुणांकन विधि, क्योंकि इसे अलग से भी पूछा जाता है। गुणांकन विधि को समझाइए। तो क्या है गुणांकन विधि? यह विधि स्कोर कार्ड पर आधारित है। सबसे सही विधि यही है, क्योंकि यह स्कोर देती है। आँख अगर भौतिक संरचना के अनुसार है तो उस पर अंक, फिर दूसरा कान उसके अगर भौतिक संरचना के आधार पर है तो उस पर जैसे कान वैसे अंक, जैसी आँख वैसे अंक, जैसा धड़ वैसे अंग, जैसी पूँछ वैसे अंग, जैसे पैर वैसे अंक। तो फिर सारे अंकों का टोटल कर लिया जाता है। देखते हैं विधि को समझाते हैं। यह विधि स्कोर कार्ड पर आधारित है। इस विधि में पशुओं की शारीरिक बनावट का विवरण रहता है। इस विधि में पशुओं की शारीरिक बनावट का विवरण रहता है तथा उनके अंग प्रत्यंगों का आपेक्षिक महत्व अंकों द्वारा निर्धारित होता है। कुल अंक 100 रखे जाते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 100। पशुओं के कार्य एवं उपयोग के आधार पर, पशु के काय के आधार पर, कार्य के आधार पर और पशुओं के उपयोग के आधार पर उनके अंग प्रत्यंगों का समानुपात मान निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंग प्रत्यंगों का समानुपात मान निर्धारित किया जाता है। पशुओं के कार्य एवं उपयोग के आधार पर उनके अंग प्रत्यंगों का क्या करेंगे? समानुपात मान निर्धारित करेंगे। जैसे गाय के स्तनीय तंत्र एवं डेयरी गुणों पर 30:20 बराबरी से 50। 30 काय पर? गाय के स्तनीय तंत्र, और 20 गुण काय पर? डेयरी गुणों पर। ऐसे कुल दुग्ध वाले तंत्र जो होंगे उन पर 50 अंक होंगे। अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि बैल के लिए एवं सांड में इन अंगों के लिए कोई स्कोर नहीं होता। इन अंगों का गाय और सांड में स्तनीय तंत्र का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए उस पर अंक बैल और सांड में निर्धारित नहीं होते। जबकि गाय में उसे खरीदा ही जाता है इस तंत्र के उद्देश्य के लिए। तो इससे पहले उद्देश्य में हमने देखा
कि जिस उद्देश्य के लिए हम पशु खरीदने जा रहे हैं उस उद्देश्य की उस पशु से पूर्ति होना चाहिए। तो यह है पशुओं की जांच की गुणांकन विधि। तो पशुओं की जांच कितने विधियों से की जाती है? 5 प्रकार से: वंशावली, समूह, संतति, गुणांकन और पारिवारिक जांच विधि। इसमें हमने देखा गुणांकन विधि। प्रश्न अगला है, उत्तम पशु के चयनकर्ता निर्णायक के आवश्यक गुण लिखिए। उत्तम पशु के चयनकर्ता, अगर पशु खरीदने के लिए जा रहे हैं, अच्छा उत्तम पशु खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति को हम पशु की जांच हेतु ले जा रहे हैं उस चयनकर्ता, नहीं तो कई भैया लोग पशु कैसा होना चाहिए पशु के ही गुण लिख देते हैं। किसके गुण लिखना है? यहाँ चयनकर्ता, उत्तम पशु के चयनकर्ता निर्णायक, और स्पष्ट किया गया है निर्णायक के आवश्यक गुण। उस निर्णायक में आवश्यक गुण कौन कौन से होना चाहिए लिखते हैं। तो निर्णायक को पशु की नस्ल के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। पिछले वर्ष कक्षा 11वीं में आपने प्रत्येक पशु के बारे में पढ़ा कि जो मुर्रा भैंस होती है तो उसके शारीरिक लक्षण कैसे दिखाई देंगे, है ना। जो जमुनापारी बकरी होती है या बर्बरी बकरी होती है उसके शारीरिक गुण कैसे दिखाई देंगे देखने में, उसमें लक्षण कौन कौन से होना चाहिए। गाय खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम उसके दुग्ध तंत्र की संरचना किस प्रकार की होना चाहिए। पिछले वर्ष हमने सभी नस्लों के बारे में बारीकी से अध्ययन किया। तो इस प्रकार से निर्णायक में विशेष प्रकार से पशुओं की नस्ल के विषय में पूर्ण जानकारी उसे होना चाहिए, तभी वह उत्तम पशु खरीद पाएगा। निर्णायक को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। निर्णायक अगर मान लो नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी, जाति के बारे में संपूर्ण जानकारी उसे ज्ञात है, मालूम है, कितना इसका दुग्ध उत्पादन है जाति के अनुसार, भदावरी है तो कितना दूध देती है, उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है, मुर्रा नस्ल है तो कि वो दूध की क्षमता कितनी होती है, फैट की मात्रा कितनी होती है, देखने में वो किस प्रकार की दिखाई देती है, यह सब कुछ उसे मालूम है तो उसने अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होता है वैसा भी होता है तो फिर हमें वह भ्रमित करते जाता है। तीसरा, निर्णायक अनुभवी होना चाहिए, यानी जाति को देखते ही पशु नहीं खरीदे, उसे बाद में कौन कौन से किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस बात से अनुभवी होना चाहिए। चौथा, पशुओं के वांछनीय तथा अवांछनीय गुणों के परख की योग्यता होना चाहिए कि वांछित गुण कौन कौन से होना चाहिए। जिस जाति का पशु या जिस उद्देश्य के लिए वह खरीदने के लिए जा रहा है तो उस जाति के वांछनीय गुण यानी होना कौन कौन से गुण चाहिए और उस पशु में कौन कौन से गुण नहीं हैं, या है तो वो किस प्रकार से अवांछित है, अवांछित गुणों की परख की योग्यता होनी चाहिए। पांचवा, निर्णायक की कार्य में रुचि होनी चाहिए, माने जिस कार्य के लिए उसे ले गया है उस कार्य के प्रति उसे बहुत रुचि होना चाहिए, या तो फिर निजी स्वार्थ के लिए या पैसा कमाने के लिए या अपनी अभिरुचि बाजार भर दिखाने के लिए अगर गया है तो वह सही पशु नहीं खरीद पाएगा, वह निर्णायक माने जो है वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णायक को पशु की आंतरिक और बाहरी संरचना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी निर्णायक है तो आपने प्रत्येक पशु की आंतरिक संरचना का 11वीं कक्षा में अच्छे से अध्ययन किया है और बाहरी संरचना का भी अच्छे से अध्ययन किया है,
बेसिक नॉलेज 11वीं कक्षा में आपको पूर्ण रूप से है। और जो भैया लोग डायरेक्ट 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, पूर्व में बायो या गणित में बैठे हैं, तो उन्होंने 11वीं कक्षा की बुक उठा करके प्रत्येक नस्ल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो निर्णायक को पशु की आंतरिक और बाहरी संरचना का पूर्ण ज्ञान हो। तो यह है निर्णायक के वांछित गुण। तो इस प्रकार पशुपालक योजना किसानों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लाई गई है। वह भी देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं हम, इसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये पेज यहाँ पर पिछला जो पेज है वह 41 और यह यहाँ आ गया है 43, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। ये 42 नंबर पेज इससे लगा हुआ। अगला गुण होना चाहिए एक अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण लिखिए। एक अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण, इससे पूर्व में दिए हुए हैं उत्तम पशु चयन करता। तो उत्तम पशु का चयन अगर करना है तो उसने देखना चाहिए कि शरीर त्रिभुजाकार हो। बैल का शरीर जो है, गायों का शरीर त्रिभुजाकार हो, सामने में चौड़ा और पीछे पतला। अयन में सर्वाधिक अयन शिराए, जो अयन होगा काचा होगा उसमें सबसे ज़्यादा अयन शिराए तथा उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। उभरी होना चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी। अगला, गाय का ब्यात काल 282 दिन। गाय का ब्यात काल कितने दिन का होता है? 282 दिन का। तथा भैंस का ब्यात काल 300 दिन का होना चाहिए। 2 ब्यात का अंतराल, ये क्या है? ब्यात। 2 ब्यातों का अंतराल 12 से 13 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 से 13 माह से अधिक 2 ब्यातों का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण लिखिए। ये इसी प्रश्न का है, उसको अपन ने उधर पढ़ लिया, याद रखेंगे। ये 6 के बाद में ये 7 पर चलेंगे। अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण लिखिए। तो पशु का शरीर सुगठित और लंबा होना चाहिए। पशु का शरीर कैसा होना चाहिए? सुगठित और लंबा होना चाहिए। इसे ध्यान देंगे। ये 6 के बाद में यहाँ 7वें पे आ जाएंगे। अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण, पशु का शरीर सुगठित और लंबा होना चाहिए। पशु का अयन सुविकसित होना चाहिए। पशु की त्वचा पतली, मुलायम तथा चमकीली होना चाहिए। पशु के थन समान लंबाई के एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित होने चाहिए। गायों की आँखें चमकीली, थूथन चौड़ा, नाखूने बड़े व खुले होना चाहिए। पशु की नस्ल शुद्ध होना चाहिए। फिर पशु का स्वभाव सीधा व सरल होना चाहिए। फिर पशु शरीर त्रिभुजाकार होना चाहिए। अयन में सर्वाधिक अयन शिराए तथा उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। गाय का ब्यात काल 282 दिन तथा भैंस का ब्यात काल
300 दिन का होना चाहिए। 2 ब्यातों का अंतराल 12 से 13 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे नथुने बड़े व खुले होना चाहिए। गाय अधिक दूध देती हो तथा वसा की मात्रा प्रतिशत अधिक हो। तो यह हुए एक अच्छे गाय तथा भैंस के लक्षण। इसे ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे। ऋतुमयी गाय भैंस के लक्षण। ऋतुमयी, ऋतु पर है, ऐसी भैंस कैसी दिखाई देगी, उसके क्या लक्षण है। अथवा मध्यकाल, मध्यकाल में आने के लक्षण, इसको बोलते हैं हिट पीरियड पर आने के क्या लक्षण है। तो उत्तर ऋतुमयी या मध्यकाल में आने के लक्षण है। पहला, बेचैन होना, पशु बेचैन दिखाई देगा। खड़ी होकर जोर जोर से रंभाना, खुर से जमीन कुरेदना, जमीन को खुरों से कुरेदेगी। पशुओं का दूसरे पशुओं पर चढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ना, शरीर का ताप बढ़ जाना, भगोष्ठ में सूजन आ जाना तथा भग से चिकना पानी जैसा श्वेत पदार्थ निकलना। पांचवा, पेशाब करने की प्रवृत्ति तीव्र होना। छठवां, भूख कम हो जाती है तथा दुग्ध उत्पादन एकाएक घट जाता है। सातवां, पशु बोलता है परंतु यह क्रिया हर पशु पर लागू नहीं होती। आठवां, गाय खूंटा के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर सांड को देखकर चुप खड़ी हो जाती है। बार बार अपनी पूंछ हिलाकर बेचैनी दिखाती है, कभी उठती एवं कभी बैठती है। इस प्रकार बेचैनी दिखाई देती है। तो यह हुए ऋतुमयी या मध्यकाल में आने वाली भैंस के लक्षण। अगला प्रश्न है, पशु जांच की वंशावली विधि का वर्णन कीजिए। ऊपर पढ़ा था हमने कि पशु जांच की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहली विधि पढ़ी थी अपन ने, वंशावली विधि। तो यहाँ वंशावली विधि दी गई है। पशु जांच की वंशावली विधि क्या होती है। संतान में अधिकांश गुण अथवा दोष अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अधिकांश गुण अपने पूर्वजों से। और दोष भी कहाँ से प्राप्त होते? अपने पूर्वजों से। संतान में अधिकांश गुण अथवा दोष पूर्वजों से ही प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी की दुग्ध उत्पादन एवं कार्य करने की क्षमता अधिक थी तो यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनसे उत्पन्न, यहाँ जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें ऊपर वाले पेज पर जाना है। अगर दादा दादी माता पिता की दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी अगर है
तो फिर उनसे उत्पन्न बच्चों में भी आगे चलकर उन्हीं गुणों का विकास होगा। इसी रिकॉर्ड के आधार पर ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए पशुओं का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न। धन्यवाद। अगले भाग में हम इसे पढ़ेंगे। स्कोर कार्ड क्या है? स्कोर कार्ड क्या है, इसे अगले भाग में हम जानेंगे। धन्यवाद।